बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। लेकिन जो सोचा था वो ना हो सका। वो कमबख्त सारी रात के लिए किसी हसीना के साथ कहीं चला गया था। मैं रात के 3 बजे तक इंतज़ार करता रहा, फिर सो गया। दूसरी सुबह मैं 9 बजे तक सोता रहा। जब आंख खुली तो ख्याल खोनी के जरिए होटल की काउंटर गर्ल के अंदर पहुंच गया। इसके ख्यालात पढ़कर मालूम किया कि इंदिरा कोठानी के कमरे की चाबी कीबोर्ड पर है या वो कमरे में आ चुका है। इसकी सोच ने बताया कि चाबी कीबोर्ड पर है। इसका मतलब ये था कि वो अभी वापस नहीं आया है। मैं फिर आराम से सो गया। 2 घंटे बाद आंख खुली तो मैंने फिर ख्याल खोनी के जरिए मालूम किया वो कमबख्त अभी तक नहीं आया था। मैं जितनी जल्दी से ट्रैप कर लेना चाहता था वो इतनी ही देर कर रहा था। पता नहीं कहाँ मर गया था। जब 1 बजे आंख खुली और मैंने मालूम किया तो पता चला कि वो होटल के काउंटर पर पहुंचा हुआ है और अपने कमरे की चाबी ले रहा है। मैं फौरन ही बिस्तर से उतरकर आईने में अपना हुलिया दुरुस्त करता हुआ कमरे से बाहर आ गया और इसके कमरे की तरफ जाने लगा। इस वक्त तक वो लिफ्ट के जरिए ऊपर आ चुका था और अपने कमरे की तरफ जा रहा था। मैं भी इसके पीछे चलता गया। जब वो अपने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगा तो मैंने इसे एक जोर की लात मारी। वो लड़खड़ाता हुआ अंदर जा गिरा। मैंने कमरे के अंदर आकर दरवाजे को बंद कर दिया। कभी कभी टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ता है। वो फौरन ही उछलकर खड़ा हो गया। मुझ पर हमला करना चाहता था मगर मैंने इससे पहले ही इसका घी निकालना शुरू कर दिया। वो अच्छा खासा सेहतमंद था। अब तक न जाने कितने कत्ल कर चुका था। वो एक खतरनाक कातिल जरूर था मगर एक अच्छा फाइटर नहीं था। मेरे 2 हाथ खाते ही कमरे से भागने के बारे में सोचने लगा। मैं इसकी गर्दन को अपने एक बाजू में दबोच लिया। इतनी जोर से दबोचा कि इसका सांस लेना दूभर हो गया। ऐसे में मैं इसके अंदर पहुंच गया। इसने मेरी सोच की लहरों को महसूस किया लेकिन सांस रोककर मुझे भगा ना सका क्योंकि इसका दम पहले घुट रहा था। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। मैंने इसके अंदर पहुंचते ही हल्का सा जलजला पैदा किया, फिर उसे छोड़ दिया। वो चीखे मारकर फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। मैं इसके अंदर रहकर ये मालूम करने की कोशिश कर रहा था कि उस वक्त चंडाल जोगिया वहाँ मौजूद है या नहीं। वहाँ इसकी मौजूदगी के आसार नहीं मिल रहे थे। ऐन मुमकिन था कि वो खामोश तमाशाई बनकर देख रहा हो और समझना चाहता हो कि मैं कौन हूँ और इस पर हमला करने के बाद अब क्या करने वाला हूँ। ऐसा भी हो सकता था कि मैं इस पर तनवीमी अमल करता तो वो इसके अंदर छुपा रहता और मेरे अमल को नाकाम बना देता। वो इंदिरा कोठानी के अंदर रहकर बहुत कुछ कर सकता था लेकिन वो कुछ करने के लिए वहाँ मौजूद नहीं था। ये वही वक्त था जब अनीता एयरपोर्ट से अगवा हुई थी। वो और टोनी जे परेशान हो गए थे, उसे तलाश करते फिर रहे थे। चंडाल कई घंटों तक इंदिरा कोठानी की तरफ तवज्जो न दे सका। मैंने इस पर मुख्तसर सा तनवीमी अमल किया। इसके दिमाग में एक मखसूस आवाज़ और लहजा नक्श किया और इसे हुक्म दिया कि मैं जब भी इस मखसूस लहजे के साथ इसके अंदर आऊँ तो वो मुझे महसूस न करे। पहले की तरह चंडाल का मामूल और ताबेदार बनकर रहे लेकिन जब मैं मखसूस लहजे में इसे कोई हुक्म दूँ तो वो फौरन इसकी तामील करे। मैंने उस पर अमल करने के बाद इससे कहा कि वो तनीमी नींद पूरी करने के बाद ये भूल जाए कि इसकी पिटाई हुई थी और इस पर तनीमी अमल किया गया था। वो पहले की तरह नॉर्मल रहा करेगा। वो तनीमी नींद सो गया। मैं अमल करने के दौरान में और इसकी नींद के दौरान में बार बार इसके अंदर जाता रहा था और देखता रहा कि चंडाल इसके आसपास आ रहा है या नहीं। जब वो 1 घंटे के बाद बेदार हुआ तब मैंने फिर इसके अंदर पहुंचकर मालूम किया वो मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर रहा था और पहले की तरह नॉर्मल था। सोच रहा था सारी रात जागता रहा है, फिर क्यों 1 घंटे बाद बेदार हो गया है। उसे मजीद सोना चाहिए, लिहाजा वो फिर बिस्तर पर लेट गया। इस बात का इत्मीनान हुआ कि पिछले 2 घंटों से चंडाल इसके अंदर नहीं आया था। वो मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर रहा था। इसका मतलब यही था कि मेरा तनवीमी अमल कामयाब रहा था और चंडाल ने छुपकर मेरे अमल को बेअसर नहीं बनाया था। वो ख्यालख्वानी के जरिए टोनी जे के साथ मसरूफ था। टोनी जे दिल्ली पहुंच गया था। अपने बंगले में आराम से बैठा हुआ था और पर्सनल सेक्रेटरी के ख्यालात पढ़ने लगा। वो पर्सनल सेक्रेटरी अपने फ़राइज़ की अदायगी में मसरूफ था। चंडाल ने कहा, मुसलसल इसके ख्यालात पढ़ते रहोगे तो काफ़ी वक्त लगेगा। अपनी अहम मसरूफियात से वक्त मिला करे तो इसके ख्यालात पढ़ लिया करो। अब हमें इन 4 आर्मी अफसरान की तरफ ध्यान देना चाहिए। टोनी जे ने कहा, मिस्टर चंडाल, मुझे एक बात खटक रही है। कौन सी बात? कल एयरपोर्ट में अनीता ने मेरा इस्तकबाल किया था। हम थोड़ी देर तक बातें करते रहे थे। अनीता को जिसने भी अगवा किया है उसने इसके साथ मुझे भी देखा है। हाँ ये तो है। अनीता के मुंबई पहुंचते ही कोई दुश्मन इसकी ताक में लगा हुआ था। किसी ने अचानक इसे अगवा नहीं किया है। अच्छी खासी प्लानिंग के बाद ही कोई इसे कहीं ले गया है। अगर वो तुम्हारा दुश्मन है तो फिर वो मेरे मुतल्लिक भी सोचता होगा कि मैं कौन हूँ और अनीता क्यों मुझसे मिलने आई थी। क्या वो मुझे नजरअंदाज कर रहा होगा या मेरी निगरानी कर रहा होगा? चंडाल सोच में पड़ गया। टोनी जी ने कहा, कई घंटे गुजरने के बाद भी हम अनीता के दिमाग में नहीं पहुंच सके हैं। इसका मतलब ये है कि इसे जिसने भी अगवा किया है उसने तमीमी अमल के जरिए इसके दिमाग को लाक कर दिया है। वो एक जरा तवक्कुफ से बोला, सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो तमीमी अमल जानता है तो क्या टेलीपैथी भी जानता है?
चंडाल ने कायल होकर कहा, यकीनन जानता होगा, एक आम सा शख्स हमसे दुश्मनी करके देर तक सही सलामत नहीं रह सकता। वो दुश्मन टेलीपैथी जानने के बायस हमारी गिरफ्त में नहीं आ रहा। तुम सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रहे हो, इस तरफ ध्यान नहीं है कि टेलीपैथी जानने वाला मुझे नजरअंदाज नहीं करेगा। इसने अनीता पर तनीमी अमल करने के दौरान में ये मालूम किया होगा कि मैं कौन हूँ और अमेरिका से क्यों आया हूँ। तुम मेरी जात में दिलचस्पी ले रहे हो, तो इस दिलचस्पी के पीछे कौन से मकसद छुपे हुए हैं। वो परेशान होकर बोला, मैंने तो इस पहलू से सोचा ही नहीं था कि अनीता को जिसने भी अगवा किया है वो तुम्हारी जात में भी दिलचस्पी ले रहा होगा और तुम्हारे बारे में अनीता के जरिए मालूम कर चुका होगा कि मैं तुम्हारी जात में दिलचस्पी ले रहा हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी बेटी भी तुम में दिलचस्पी ले रही थी। ये सब कुछ मालूम करने के बाद वो तुम्हारे बारे में दूर तक मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहा होगा। वो दोनों अंदेशों में मुब्तला हो गए थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। कालिया सरानी ना तो टेलीपैथी जानता था और ना ही टेलीपैथी जानने वालों के बारे में कुछ जानना चाहता था। वो एक स्मगलर था और अपने हाल में मस्त रहता था। चंडाल ने कहा, कल तुम अमेरिका से मुंबई पहुंचे, वहां से यहाँ दिल्ली आए। अब तक 20 घंटे गुजर चुके हैं। वो टेलीपैथी जानने वाला दुश्मन ना तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है और ना ही ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि वो अपने अलाकारों के जरिए हमारी निगरानी कर रहा है। मिस्टर चंडाल, अगर वो अपने अलाकारों के जरिए हमारी निगरानी कर रहा होगा तो हमें कैसे मालूम होगा। हमें बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। मैं आज और कल दिन रात इस शहर में घूमता फिरता रहूंगा, लोगों से मिलता रहूंगा, कारोबारी मामलात में दिलचस्पी लेता रहूंगा। इस दौरान में देखा जाएगा कि वो दुश्मन मेरे कितने करीब आने की कोशिश कर रहा है। फिर तो बहुत देर हो जाएगी। अब मैं इन 4 अफसरान से जल्द अज जल्द निजात हासिल करना चाहता हूँ। अब मजीद कैदी बनकर जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। मैं खुद यही चाहता हूँ कि तुम्हें जल्द से जल्द रिहाई मिल जाए। मैं यहाँ कारोबारी मामलात में मसरूफ रहने के दौरान में ज़्यादा तवज्जो तुम्हारी तरफ दूंगा। तुम मुझसे जो काम लेना चाहोगे मैं वो करता रहूँगा। ये बताओ अब क्या करना चाहते हो। वो बोला, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैंने एक शख्स को अलाकार बनाया है। वो बहुत ही खतरनाक कातिल है। इसका नाम इंदिरा कोठानी है। तुम मेरे दिमाग में आओ, मैं तुम्हें इसके अंदर ले चलता हूँ। वो चंडाल के अंदर आया, फिर वो दोनों इंदिरा कोठानी के अंदर पहुँच गए। मैंने इस पर तकरीबन दिन के 1 बजे तनीमी अमल किया था। वो 2 बजे तक सोता रहा था। तनीमी नींद से बेदार होने के बाद वो दोबारा सो गया था और अब तक सो रहा था। इस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। चंडाल ने टोनी जे से कहा, तुम इसके अंदर पहुंच चुके हो, अब इसके हालात पढ़ते रहो, मैं भी आता हूँ। वो इसके दिमाग से निकल गया। इसके निकलते ही इंदिरा कोठानी नींद से चौंक गया। वो पुराई सोच की लहरों को महसूस कर रहा था। चंडाल के तनीमी अमल के मुताबिक इसका दिमाग पुराई सोच की लहरों को फौरन ही महसूस कर लेता था, लिहाजा वो महसूस करते ही नींद से बेदार हो गया। टोनी जे ने चंडाल के पास आकर कहा, तुम्हारे जाते ही वो नींद से बेदार हो गया था। इसने सांस रोककर मेरी सोच की लहरों को भगा दिया है। चंडाल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं भूल गया था कि वो पुराई सोच की लहरों को अपने अंदर नहीं आने देता है। बहरहाल इस तरह मैंने मालूम कर लिया है कि हमारा कोई दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला अभी तक इंदिरा कोठानी पर ना तो शुबा कर रहा है और ना उसे ट्रैप कर रहा है। इसने कोठानी के पास आकर कहा, मैं चंडाल जोगिया बोल रहा हूँ। वो एकदम से सीधा होकर बैठ गया, फिर बोला, अब से कुछ देर पहले मैंने किसी की सोच की लहरों को महसूस किया था। हाँ, वो मेरा एक साथी है। मैं इससे तुम्हारा तारुफ कराऊंगा। तुम इसकी आवाज़ और लबो लहजे को याद कर लो। जब वो आए तो इसे आने दो और इसका हुक्म ऐसे ही मानते रहना जैसा कि मेरा हुक्म मानते हो। टोनी जे ने कहा, हेलो मिस्टर इंदिरा कोठानी, मैं महादेव भाटिया बोल रहा हूँ। आज तुम मेरे अहकामात की भी तामील करते रहोगे। मेरी आवाज़ और मेरे लहजे को अच्छी तरह याद रखो। आइंदा मैं दिन रात तुम्हारे पास आया करूँगा और जो हुक्म देता रहूँगा तुम इस पर अमल करते रहोगे। चंडाल ने कहा, अभी तुम मजीद अपनी नींद पूरी करो। आज रात तुम्हें जागना है। रात को किसी वक्त भी हम तुम्हें जहां पहुंचने का हुक्म दें वहां अपने हथियारों के साथ पहुंच जाना। एक शख्स का मर्डर करना है। इसने पूछा, कौन है वो शख्स? क्या वो इसी शहर में है? नहीं, तुम अभी सो जाओ। जब सोकर उठोगे तो तुम्हें बताया जाएगा कि कहाँ जाना है और क्या करना है। रात 8 बजे तक आराम करते रहो और अपनी थकन दूर करते रहो। अभी हम जा रहे हैं। वो दोनों इसके दिमाग से चले आए। टोनी जे ने पूछा, वो चारों अफसरान कहाँ रहते हैं? अब मुझे इनके बारे में तफसील से बताओ। चंडाल ने कहा, शिमला के करीब एक शहर है जिसका नाम मनाली है। यहाँ एक बंगले में मुझे कैद किया गया है। 2 आर्मी अफसरान सुबह से शाम तक मेरी निगरानी करने के लिए इस बंगले में रहते हैं। शाम को वो चले जाते हैं, फिर इनकी जगह दूसरे अफसरान चले जाते हैं। इस तरह ये चारों अफसरान दिन रात मेरी निगरानी करते रहते हैं। टोनी जे ने पूछा, जब 2 अफसरान तुम्हारे साथ रहते हैं तब दूसरे 2 अफसरान कहाँ जाते हैं? इनका क़याम कहाँ है? ये अपनी हर बात मुझसे छुपाते हैं और बहुत मोहतात रहते हैं, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किलों से किसी को अलाकार बनाकर इन 2 अफसरान की रिहाइश गाह का पता मालूम कर लिया है। उन्होंने डिलहौजी में एक बंगला किराए पर ले रखा है।
तुमने इंदिरा कोठानी को रात 8 बजे तक सोने का हुक्म दिया है। वो 8 बजे के बाद डलहौजी जाएगा तो कितनी रात को वहां पहुंचेगा? वो 2.5 या 3 घंटे में पहुंच जाएगा। अगर आधी रात को भी पहुंचेगा तो बाकी आधी रात वारदात के लिए काफ़ी होगी। बात सिर्फ वारदात की नहीं है, वारदात करने से पहले देखना पड़ता है कि शिकार कहाँ है, क्या कर रहा है, कहीं इसका प्रोग्राम तब्दील तो नहीं हो रहा। इस किस्म की मालूमात हासिल करने के लिए कोठानी को बहुत पहले से वहां पहुंचना चाहिए। चंडाल ने कायल होकर कहा, हाँ बाज़ औक़ात हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। इंदिरा को पहले से वहां जाकर इसके बंगले के अंदर और बाहर के हालात मालूम करने चाहिए और इन 2 अफसरान के प्रोग्राम से भी वाकिफ होना चाहिए कि वो आज की रात बंगले में गुजारेंगे या किसी दूसरी जगह जाकर हसीनाओं की आगोश में रात गुजारते रहेंगे। वो दोनों कोठानी के अंदर आ गए। चंडाल ने उसे जगाया, वो उठकर बैठ गया। जब वो पहली बार कोठानी के दिमाग में आए थे तब मैं वहां नहीं था, अपने मामलात में मसरूफ था। इस बार मैं इस वक्त पहुंच गया जब उन्होंने कोठानी को नींद से जगाया था। इसने पूछा, क्या हुक्म है मिस्टर चंडाल? तुम्हें भी तैयार होकर डलहौजी जाना होगा। वो फौरन ही बेड से उतरते हुए बोला, मैं भी गुस्ल करके लिबास तब्दील करता हूँ और वहाँ अपने हथियार समेत जाता हूँ। देर नहीं होनी चाहिए, आधे घंटे के अंदर यहाँ से रवाना हो जाओ। वहाँ पहुँचते रहोगे तो हम तुम्हारे दिमाग में आकर फिर तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें कहाँ जाना है और क्या करना है। वो दोनों इसके दिमाग से चले गए। वो वॉशरूम में जाकर गुस्ल करने लगा और मैं इसके ख्यालात पढ़ने लगा। तब एक नया इंकिशाफ हुआ कि चंडाल के अलावा एक और टेलीपैथी जानने वाला इसके दिमाग में आता है और इसका नाम महादेव भाटिया है। मैंने इंदिरा कोठानी के अंदर सवाल पैदा किया कि ये महादेव भाटिया कौन है। इसकी सोच ने जवाब दिया, पता नहीं ये शख्स कौन है। चंडाल इसे मेरे दिमाग में ले आया है। अब मुझे चंडाल के हुक्म के मुताबिक महादेव के अहकामात की भी तामील करनी होगी। दोनों गहरे दोस्त मालूम होते हैं। मैंने इसके अंदर भी सवाल पैदा किया कि वो भाटिया लबो लहजे से किस मुल्क का बशिंदा लगता है। वो तो कट्टर हिंदुस्तानी है, बड़ी रवानी से हिंदी बोल रहा था। ये मेरे लिए हैरानी की बात थी कि हिंदुस्तान में एक और टेलीपैथी जानने वाला कहाँ से पैदा हो गया। सबसे पहले भारतीय हुक्मरानों ने चंडाल जोगिया को टेलीपैथी जानने वाले की हैसियत से पेश किया था तो कोई तस्लीम नहीं कर रहा था कि इंडिया में अचानक कोई टेलीपैथी जानने वाला पैदा हो सकता है। बाद में रफ्ता रफ्ता चंडाल जोगिया ने अपनी अहमियत मनवा ली थी। अब ये दूसरा हिंदुस्तानी पैदा हुआ था जो ख्यालखानी के जरिए इंदिरा के अंदर आया था और मुझे हैरान कर रहा था। सिर्फ मुझे ही क्या, टेलीपैथी की दुनिया में जो भी सुनता वो हैरान होता और यकीन न करता कि हिंदुस्तान में एक और टेलीपैथी जानने वाला पैदा हो गया है जो खालिस हिंदुस्तानी है और वो मजहब के हवाले से हिंदू है। मैं तजस्सुस में मुब्तला हो गया। इसके बारे में जल्द से जल्द मालूम करना चाहता था कि आखिर वो कौन है और चंडाल इसे कहाँ से पकड़ लाया है। इंदिरा कोठानी डलहौजी की तरफ जा रहा था। वहाँ वारदात करने से पहले इन 2 आर्मी अफसरान के बारे में मालूमात हासिल करने वाला था। ऐसे वक्त चंडाल और वो नया टेलीपैथी जानने वाला महादेव भी इसके अंदर रहकर उसे गाइड करने वाले थे। ऐसे वक्त मैं भाटिया की आवाज़ सुन सकता था और इसके बारे में कुछ मतलूबा मालूमात हासिल कर सकता था। वो एक रेंटेड कार में बैठकर पहाड़ी इलाकों से गुजरता हुआ डलहौजी की तरफ जा रहा था। ऐसे ही वक्त चंडाल और टोनी जे फिर इसके अंदर आ गए। उसे हदायत देने लगे कि डलहौजी पहुंचकर उसे क्या करना है। मैं उसके अंदर रहकर चंडाल के अलावा महादेव भाटिया की भी आवाज़ सुन रहा था। वो कोठानी से कह रहा था, डलहौजी के एक बंगले में पहुंचने के बाद इस बंगले के मालिक का पता मालूम करे। टोनी जी ने कहा, जब तुम इससे फ़ोन पर बात करो तो हम तुम्हारे जरिए इसके अंदर पहुंच जाएंगे। बंगले का वो मालिक इन 2 अफसरान के बारे में बहुत कुछ जानता होगा कि वो तमाम दिन और तमाम रात कहाँ गुजारते हैं, कैसे गुजारते हैं, किससे मिलते हैं, इनकी मसरूफियात क्या होती हैं। मैं महादेव की बातें सुन रहा था और हैरान हो रहा था। वाकई वो बड़ी रवानी से हिंदी बोल रहा था। लबो लहजे से भी बिल्कुल हिंदुस्तानी लग रहा था। यकीन नहीं आ रहा था कि हिंदुस्तान में या के बाद दीगरे टेलीपैथी जानने वाले पैदा हो रहे थे। वैसे हिंदुस्तान एक बहुत ही ज़रखेज़ मुल्क है। यहाँ तरह तरह के मिजाज रखने वाले और तरह तरह की गैर मामूली सलाहियतें रखने वाले और हैरत अंगेज़ कारनामे सर अंजाम देने वाले पैदा होते रहते हैं। अगर महादेव भाटिया भी पैदा हो गया था तो ये कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं थी। जब इंदिरा कोठानी डलहौजी पहुंचा तो 7 बज रहे थे। रात की तारीकी छा गई थी। वो कार ड्राइव करता हुआ इस बंगले के सामने आया जहां वो 2 अफसरान जगदीश राठौर और हरदेव सिंह रहते थे। बंगले के अंदर तारीकी थी, बाहर भी खामोशी और सन्नाटा था। वो कार ड्राइव करता हुआ पड़ोस वाले बंगले के सामने आया, फिर कार से उतरकर अहाते के अंदर दाखिल हुआ। एक 1.5 उम्र की औरत इस बंगले से बाहर आई। वो बहुत ही चुस्त लिबास पहने हुए थी और ऐसा गाढ़ा मेकअप किए हुए थी कि जैसे 16 वर्ष की कुंवारी बनने की कोशिशें करती रही हो। वो एक अजनबी को देखकर अपने बालों को और अपने लिबास को दुरुस्त करती हुई एक अदाए नाज से बोली, क्या मुझसे मिलने आए हो?
कोठानी ने इधर उधर देखा, फिर पूछा, क्या तुम्हारे पति देव हैं? वो बड़ी राजदारी से बोली, नहीं हैं, दिल्ली गए हुए हैं, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, अंदर आ जाओ। कोठानी एक कदम पीछे हटकर बोला, मेरा ये मतलब नहीं है, मैं तो ये पूछने आया हूँ कि तुम्हारे पड़ोस वाले बंगले का मालिक कहाँ रहता है। वो हाथ का इशारा करते हुए बोली, वो जो सामने वाला बंगला है वहाँ रहता है, तुम्हें इस बंगले के मालिक से क्या लेना है? वो बोला, मैंने भी देखा है, इस बंगले में तारीकी है, खाली लगता है, अगर ये खाली है तो मैं इसे किराए पर लेना चाहता हूँ। वो जरा करीब आते हुए मुस्कुराते हुए बोली, इस बंगले से खाली मैं हूँ, तुम आ जाओ, किराया भी नहीं लूंगी। वो फिर एक कदम पीछे हटकर सोच के जरिए बोला, मिस्टर चंडाल, ये मुझे कहाँ लाकर फंसा दिया है, मुझे जल्दी बताओ, ये अगर तुम्हारे काम की है तो मैं इससे दिलचस्पी लूंगा। चंडाल और टोनी जी इसके ख्याल पड़ रहे थे, मैं भी यही कर रहा था। वो औरत बोली, आज मेरी बेटी भी घर पर नहीं आएगी, बहुत आवारा होती जा रही है, किसी न किसी बॉयफ्रेंड के साथ कहीं चली जाती है, तुम अंदर क्यों नहीं आते? टोनी जी ने कहा, कोठानी यहाँ वक्त जाया न करो, ये हमारे किसी काम की नहीं है, सामने वाले बंगले में जाकर किसी से बात करो। वो औरत बिल्कुल करीब आकर कोठानी की गर्दन में बाहें डाल रही थी। वो इसके हाथों को झटक कर धक्का देते हुए बोला, अंदर जाओ और आईने में अपनी सूरत देखो, अपनी उम्र का हिसाब करो, ऐसा चुस्त लिबास पहना है, ऐसा जबरदस्त मेकअप किया है जैसे बुढ़ापे को जवानी का तड़का लगा रही हो। वो बुड़बुड़ाता हुआ वहां से जाने लगा। चंडाल और टोनी जे भी इसके साथ जा रहे थे। मैं इस औरत के अंदर रुक गया। जब कोठानी सामने वाले बंगले में पहुंचता और वहां बातें करता तो मैं इसके पास पहुंच जाता। फिलहाल मैं सोच रहा था कि इस औरत से काम ले सकता हूं। अगर कोठानी इस बंगले के मालिक तक ना पहुंच पाए और इन दो अफसरान के बारे में तलबा मालूमात हासिल ना कर सके तो मैं इस औरत के दिमाग पर कब्जा जमा कर इस बंगले के अंदर जाऊंगा। वहां ऐसी चीजें तलाश करूंगा जिनसे इन दो अफसरान की कमजोरियां मालूम हो सकें। इस औरत ने फोन की घंटी सुनी, फिर तेजी से चलते हुए बंगले के अंदर आई। ड्राइंग रूम में पहुंचकर इसने रिसीवर उठाया, फिर कान से लगाकर कहा, हेलो, मैं मिसेस एडवानी बोल रही हूँ, तुम कौन हो? दूसरी तरफ से एक लड़की की चहकती हुई आवाज सुनाई दी, हेलो मम्मी, मैं कोकी बोल रही हूँ। कोकी, तुम कहाँ हो? घर कब आ रही हो? ओह नो मम्मी, मैं आज रात नहीं आऊंगी, हम यहाँ गेट टुगेदर पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, मैं सुबह तक आऊंगी, यही बताने के लिए फोन किया था। ओके, गुड नाइट, सी यू। दूसरी तरफ से फोन बंद हो गया। मिसेज एडवानी ने नगवारी से रिसीवर रखते हुए जेरे लब कहा, रातों को घर से गायब रहती है, मेरा क्या है, पछताएगी। कई बार समझाया है कि जवानी को संभाल कर रखना चाहिए, फजूल खर्ची करती रहोगी तो जल्दी खर्च हो जाएगी, मेरी तरह गाढ़ा मेकअप करने लगोगी। लेकिन ये आजकल की औलाद सुनती कहाँ है, अपनी मनमानी करती फिरती है। मैं इसकी जवान बेटी कुकी के अंदर पहुंच गया। वो एक छोटे से बंगले में तनहा बैठी अपने आशिक का इंतजार कर रही थी। वो बंगला इसकी एक सहेली परमीला का था। परमीला अपने आशिक के साथ शिमला गई हुई थी और अपने खाली बंगले की चाबी इसने कुकी को दे रखी थी। इसके ख्यालात ने बताया कि इसका महबूब अगरचे एक उदेड़ उम्र शख्स है, लेकिन आजकल के नौजवानों के मुकाबले में अच्छा खासा तगड़ा है। इतना ख्याल रखता है कि कभी शराब नहीं पीता, नशे की किसी चीज को हाथ नहीं लगाता। कुकी की इन ख्यालात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऐसा शख्स योगा का माहिर हो सकता है। मैंने उसकी सोच के जरिए इसका नाम और पता मालूम किया, फिर जवाब सुनकर मुतमिन हो गया। मैं अपनी मंजिल के करीब पहुंच गया था। इसकी सोच ने कहा इसका नाम जगदीश राठौर है और वो इसकी पड़ोस वाले बंगले में रहता है। यानी वो जवान लड़की अपने पड़ोसी पर आशिक हो गई थी और इससे छुपकर मिलती रहती थी। इस बंगले में रहने वाले दो आर्मी अफसरान में से एक का नाम जगदीश राठौर था और दूसरे का नाम हरदेव सिंह था। वो दोनों खुद को आर्मी अफसर की हैसियत से जाहिर नहीं करते थे, एक आम शहरी की तरह खुद को जाहिर करते थे। कुकी इसे आर्मी अफसर की हैसियत से नहीं जानती थी और ना ही इसने अपनी असलियत इस लड़की पर जाहिर की थी। इसके ख्यालात पढ़कर एक और बात मालूम हुई कि इसकी सहेली परमीला ने दूसरे आर्मी अफसर हरदेव को फांस रखा है। परमीला के बारे में मालूम हुआ कि वो बहुत ही ऊंचे दर्जे की पेशा करने वाली लड़की थी। इसकी माँ और दूसरी जवान बहनें शिमला में रहकर धंधा किया करती थीं। इस आर्मी अफसर हरदेव सिंह ने 25,000 माहाना के हिसाब से परमीला को अपनी दाश्ता बनाकर रखा था। जब वो दिल्ली हेडक्वार्टर में था तो वहाँ कभी कभी परमीला को बुला लिया करता था। अब यहाँ डलहौजी आकर हर रोज मिलने लगा था। आज रात वो इसके साथ शिमला गया हुआ था। मिसेज एडवानी मेरे लिए मालूमात का जबरदस्त जरिया बन गई थी। मैं इसके जरिए कुकी के अंदर पहुंचा था, फिर कुकी के जरिए परमीला के बारे में मालूम हो रहा था। इन दो लड़कियों ने इन दो आर्मी अफसरान को फांस रखा था। चंडाल और टोनी जी इस औरत मिसेज एडवानी को गैर जरूरी समझकर अपने अलाकार कोठानी को दूसरे बंगले की तरफ ले गए थे। इस बंगले में वो मालिक मकान रहता था जिसके किराएदार वो दो आर्मी अफसरान थे। वो मालिक मकान भी इन्हें आर्मी अफसरान की हैसियत से नहीं जानता था। इंदिरा कोठानी ने इससे भी यही कहा कि वो इसका बंगला किराए पर हासिल करना चाहता है। उसे ये मालूम किया कि इन दो किराएदारों की मसरूफियात क्या हैं।
वो इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता था। जो रोज़ाना देखता आ रहा था वही इसके ख्यालात ने बताया था कि वो दोनों कभी बंगले में मौजूद होते हैं और कभी कहीं चले जाते हैं। दिन के वक्त अक्सर बंदूक लेकर शिकार करने के लिए निकल जाते हैं, फिर शाम तक वापस आते हैं। आधी रात तक किसी क्लब में वक्त गुजारते हैं, फिर दूसरी सुबह तक पड़े सोते रहते हैं। इसके ख्यालात ने फिर ये बताया कि इसके किराएदार 2 नहीं 4 हैं। ये 2 जब कहीं चले जाते हैं तो वो 2 इनकी जगह आकर रहने लगते हैं। इसके ख्यालात दुरुस्त कह रहे थे। जब मानिकलाल और राज तिलक अरोड़ा इस खुफिया बंगले में चंडाल की निगरानी करते थे तो इधर दिलहोजी वाले बंगले में जगदीश राठौर और हरदेव सिंह रहा करते थे। जब ये दोनों चंडाल की निगरानी के लिए जाते थे तो फिर दिलहोजी वाले बंगले में मानिक और राज तिलक अरोड़ा चले आते थे।